देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जलीय चक्र। क्या पढ़ेंगे? जलीय चक्र। जलीय चक्र। तो जलीय चक्र में कुछ मैंने यहाँ पर एक इमेज बना रखा है, इसके मदद से हम लोग जलीय चक्र को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या दृश्य है। यहाँ पर ये है भूमि, भूमि के नीचे ठीक है भूजल है, अंडरग्राउंड वाटर है, पानी है जमीन के नीचे। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर ये सतही जल है, मतलब भूमि पाई जाए की बात है। भूमि तो समतल तो है नहीं हर जगह, कहीं नीचे थोड़ा गड्ढे टाइप का है, कहीं ऊंचाई टाइप का है, कहीं पहाड़ वाला एरिया है, तो कहीं खाल वाला एरिया है। इस तरह का ये हमारा सतह देखने को मिलता है ना। तो भूमि एक जगह समतल नहीं है हर जगह। तो ये है सतही जल, यहाँ पर भी सतह जल है, ये भूमि के अंदर ये जल है। ये भूमि पर पौधे लगे हैं, लगे ना पौधे, और यहाँ पर ये जंतु भी रहते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, और भी जंतु रहते हैं साथ में। ये बादल है, ये वायुमंडल का ये भाग है जो कि बादल है, ये भी बादल है। और ये सन है, सूर्य, ठीक है, जो चमकता है और हमें प्रकाश देता है और हमारी पृथ्वी पर हमें हीट प्लस एनर्जी देता है, हीट एनर्जी देता है, यानी कि सोलर एनर्जी इसी से प्रोड्यूस होता है समझ में ना। पढ़ेंगे हम लोग जल चक्र। क्या पढ़ेंगे? जल चक्र। देखो नेचर ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जल में कि जल को जब ठंडा करोगे तो वह पत्थर की तरह देखने को मिलता है, यानी कि बर्फ बन जाता है, बर्फ जम जाता है समझ में। जब इसको थोड़ा सा हीट करोगे या नॉर्मल ये रूम टेम्परेचर में रखोगे उस पानी को, तो वह पानी तरल हो जाता है। क्या हो जाता है? तरल। जब पानी को 100 सेल्सियस डिग्री पे गर्म करोगे तो पानी भाप बन के उड़ने लगता है, वाष्पीकृत होने लगता है, सारा पानी समाप्त हो जाता है उस बर्तन से। है समझ में? तो पानी की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस पहला, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। तो इन्हीं अवस्थाओं के अनुसार ये जो वाटर साइकिल है ये चलता रहता है। पानी कभी खत्म नहीं होने वाला। पानी एक अद्भुत द्रव है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं लेकिन पानी कभी समाप्त नहीं होता। हमारे भी शरीर के अंदर पानी आता है, पीते हैं, फिर भी ये पानी शरीर से बाहर निकल जाता है। पेड़ पौधे जंतुओं के अंदर भी पानी है, पेड़ पौधे जंतु मर जाएंगे, उनके शरीर से फिर पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर वो पानी किसी और जंतु पेड़ पौधों के अंदर चला जाएगा। ठीक है समझ में ना? पानी कभी खत्म नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे ये समझेंगे जल चक्र के बारे में। किसके बारे में? जल चक्र। तो देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य जब गर्म होगा तो ये जो सतही जल है, नदी में हो, तालाब में हो, पोखरी में हो या समुंदर में भी हो, समझ में, ये जल वाष्प बनेगा। यानी कि जब वो जल गर्म होगा सूर्य की गर्मी से तो ये भाप बनेगा। क्या बनेगा? भाप बनेगा, जल वाष्प हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये जल वाष्प हो रहा है, ये जल वाष्प जो है उड़कर, ठीक है ना, क्या कहा जाएगा? ऊपर वायुमंडल में जाएगा। वायुमंडल में जाकर ये ठंडा होगा। क्या होगा बाबू? ठंडा होगा। जब ये ठंडा होगा तो वायुमंडल ऊपर जाकर ठंडा होगा। ठंडा होगा तो ये ठंडा होकर और एक समूह में ये जो पानी है, ठीक है, ये जो जल वाष्प है ये बादल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो ये बादल दिख रहा है, ये बादल दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है गर्मी के मौसम में देखा जाता है तो ज़्यादा जल वाष्प उड़ता रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है, हीट ज़्यादा होता है, और वही पानी जो सतही जल है ऊपर जाकर बादल बना है, और वही बादल जब फिर थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है तो जो पानी की बूंदें भाप बनी थी वो फिर ठंडी होकर क्या बनने लगती हैं? पानी बनने लगती है, और वह फिर नीचे गिरने लगता है। फिर ये वर्षा तथा बर्फबारी मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो वर्षा होगा, नहीं तो यही पानी ज़्यादा टेम्परेचर लू होने के कारण ये जम जाता है तो ये बर्फ भी बन के गिरता है। ऐसे में ना बर्फबारी भी होती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प उत्सर्जन पौधों में होता है। पौधे क्या करते हैं? जमीन से पानी को लेते हैं, पानी की मात्रा जमीन में है अवेलेबल, तो पानी को जमीन से लेंगे तो ये अपनी पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों जो होती हैं उसकी जो निचली त्वचा होती है उसमें रंध्र छेद पाए जाते हैं, जिसे रंध्र छिद्र कहते हैं।
अब उसकी मदद से जो पानी है जड़ से तना तना से टहनी टहनी से पत्तियों तक आता है और खनिज लवण जो मिट्टी से प्राप्त हुआ है जल के माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है। और जो जल है वो पत्तियों से के छिद्रों के माध्यम से वाष्पीकृत होकर फिर वायुमंडल में चला जाता है, फिर ये बादल बनाता है। क्या बनाता है? बादल बनाता है। और फिर ये बादल बनेगा, फिर ये बरस जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये जो जंतु है, यहाँ पर देखो ये जल वाष्पीकरण हो रहा है, ये जंतु हैं तो जंतु भी पानी शरीर के अंदर लेते हैं, तो मल मूत्र हो गए, इनका जो भी उत्सर्जित पदार्थ है उसमें भी वाटर आता है, वो भी शरीर से बाहर निकलेगा, तो मल मूत्र भी सूखेगा तो वो भी पानी वाष्पीकृत होकर जाकर बादल बन जाता है। ये बादल देखो क्या हमारे हैं, ये बरस रहा है। क्या हो रहा है? बरस रहा है। ये बादल फिर यहाँ पे बरस रहा है सतही जल, फिर ये पौधे के ऊपर बरस रहा है, तो पौधों की जड़ में भी पानी जा रहा है। क्या रहा है बाबू? ये जा रहा है, ठीक है ना। ये उत्सर्जन हो रहा है, ये वाष्पीकरण हो रहा है पानी का, ठीक है ना। तो इस तरह देखा जाए तो ये वाटर साइकिल काम करता है कि पानी जैसे ही गर्म होगा, नदी तालाब पोखरों या नालों या समुद्रों का प्रवास बन के उड़ेगा, और जहाँ पर प्यासे जीव जंतु होंगे वहाँ पर ये पानी उस जगह जाकर बरसेगा। प्यासे पेड़ पौधे जीव जंतुओं को पानी मिल जाएगा, वो अपनी प्यास बुझा लेंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाएंगे। इसीलिए बारिश वाला सिस्टम जो है ये नेचर ने बना रखा है, जिसे हम लोग जलीय चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलीय चक्र। एक चीज़ और है, ठंड का मौसम यहाँ पे भी चल रहा है, तो ठंड के मौसम में बारिश नहीं होती है, लेकिन ओस गिरता है। क्या गिरता है? ओस। तो यानी कि दिन के टाइम टेम्परेचर जब थोड़ा सा हाई होता है, दिन के टाइम जब टेम्परेचर थोड़ा हीट होता है, तो नदियों में से, नालों में से, तालाबों में से, ठीक है, पानी क्या होता है, या पेड़ पौधों की पत्तियों से पानी वाष्पीकृत हो रहा है, ठीक है ना, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ये जो पानी है ऊपर जाकर, ठीक है, बादल तो नहीं बन पाता, लेकिन वायुमंडल में जाकर वो ऐसे रुका रहता है। रात के समय यही पानी जो है गैसीय अवस्था में था, धीरे धीरे ठंडा होकर फिर कूद कूद करके उसमें नीचे आने लगता है, और यही ओस कहलाता है। मतलब बारिश की तरह ज़्यादा घनघोर पानी नहीं गिरता, ये हल्के हल्के पानी के फुहारे गिरते हैं, जो कि ओस कहलाते हैं। इस तरह ये जलीय चक्र और ओस भी आप समझ गए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जलीय चक्र कैसे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे ऑक्सीजन चक्र। आज के लिए बस